हेलो, आप सभी छात्रों को मेरी तरफ से जय हिंद। मैं एक आज फिर क्लास 10 का बहुविकल्पीय प्रश्नों में से प्रश्न नंबर 2 को हल करने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3 को हल करने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए, कह रहा कि दो संख्याओं दो संख्या ए और बी का एचसीएफ 5 है। कितना है? एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है। तो ए और बी का गुणनफल क्या है? तो देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है उस पे मल्टीपल पे चॉइस पे टिक लगाना है। तो इसको हम दो तरीके से देखेंगे। हम पहले से जानते क्या है कि पहले से ये जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अब बताइए इसमें से क्या क्या दिया है। आपको एचसीएफ पता है और आपको एलसीएम पता है। तो दोनों चीज पता है। अब बताइए इस फार्मूले में कितने पद हैं? तो दो संख्याओं का गुणनफल एक पद हो गया, एलसीएम गुणे एचसीएफ दो इधर हो गया, एक इधर, तीन हो गया। तो बताइए किसी भी फार्मूले में अगर तीन पद हो, उसमें से दो पद ज्ञात हो और एक अज्ञात हो, तो आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो देखिए, एक पद यहाँ पता है और एक पद यहाँ पता है, यानी दो चीजों का मान हमको पता है। तो ऑलरेडी एक पद को मान को क्या कर सकते हैं? हम इजीली से ज्ञात कर सकते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम कितना है? तो एलसीएम आपका 200 है, तो 200 लिख देंगे, और गुणे आपका एचसीएफ कितना है? 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब बताइए क्या होगा? 5 दुनाए 10 और 2 जीरो ऑलरेडी है, तो 2 जीरो ऑलरेडी हो गया। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या निकल गया? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो गया? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो गया? 1000 आपका आ गया। यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 1000 आ गया। लेकिन इतना समय हम थोड़ी लगाएंगे। अगर हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में ये सवाल आपको देता वो मल्टीपल बहुविकल्पीय में, तो कितने नंबर का देगा? आपको एक नंबर का सवाल देगा। तो एक नंबर का सवाल देगा, मल्टीपल है, तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे? इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। क्या कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ इतना दिया है, एचसीएफ कितना दिया है? 5, और एलसीएम कितना दिया है? 200। तो किसका दिया? ए और बी का एलसीएम। तो ए और बी का यानी ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ हो गया। गुणे क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ एलसीएम कितना है बताइए? 5 है 5 गुणे 200, तो 5 दुनाए 10। क्या हो गया? 5 दुनाए 10 और 2 जीरो है, तो 2 जीरो, यानी ए क्रॉस बी बराबर क्या आ गया? ए क्रॉस बी बराबर 1000। यानी दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू क्या है? गुणनफल क्या है? ए इंटू बी है। ए इंटू क्या है? बी है। तो ए इंटू बी का मान कितना आ गया? 1000 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी इज राइट आंसर। तो आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लगा सकते हैं। इससे भी छोटा फॉर्म देखेंगे, जब भी कभी दो संख्या का गुणनफल पूछ रहा है और अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया, तो दोनों को गुणा कर देंगे। 5 दुनाए 10 और 2 जीरो है, तो 10, तो 2 जीरो हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। अगर मल्टीपल में आ रहा तो आपको इतना बड़ा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सीधे क्या करेंगे? हम जानते हैं कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, तो एलसीएम और एचसीएफ दिया और दो गुणनखंड पूछा है, तो क्या कर देंगे? 5 दुना 10, सीधे सीधे सवाल को हल कर देंगे। आपका यह सवाल खत्म हुआ। क्या कह रहा है? यदि 65 और 117 के एचसीएफ को क्या लिखा जाता है? 65m माइनस 117 लिखा जाता है। किस रूप में व्यक्त किया जाता है? 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। किसके रूप में? के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो यम का मान है, तो यम का कौन सा मान होगा? इसमें ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया है? 4 दिया है। बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया है? 2 दिया है। सी नंबर ऑप्शन में क्या दिया है? 1 दिया है।
सी नंबर ऑप्शन में क्या दिया, 1 दिया है, और डी नंबर ऑप्शन में 3 दिया है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सवाल से होगा, तो इसको क्या करना है, वो विकल्प पे करना है। तो देखिए क्या करता है, कह रहा है कि इसका एचसीएफ दिया रहा है, एचसीएफ बराबर दिया है, एचसीएफ बराबर दिया है यानी 65 और किसका 65 कामा 117 का कितना एचसीएफ दे रहा है, 65 m माइनस 117 कितना दे रहा है, एचसीएफ इतना बराबर कितना दिया है, इतना दिया है। तो बताइए 65 117 का एचसीएफ क्या नहीं होगा, 65 117 का एचसीएफ क्या होगा, तो 65 का फैक्टर करेंगे, किसका फैक्टर करेंगे, 65 का फैक्टर करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 करने 5, एक बचा 15 हो गया, 5 तिहाई 15, 13 करने 13 हो गया। फिर किसका करेंगे, 117 का फैक्टर करेंगे, किसका करेंगे, 117 का फैक्टर करेंगे, यानी किससे काटेंगे, 3 से काटे तो 3 त्रिकाए 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 2, 2 यहाँ पे बचेगा, इसके आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 9 त्रिका हो जाएगा 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 करने 3 और 3 त्रिकाए 9 हो जाएगा, और 13 करने 13 हो गया, ये इसका फैक्टर निकल के आ गया, यानी अभाज्य गुणनखंड कर दिया मैंने। अब इसका लासा बताइए क्या होगा, 65 और 117 का लासा क्या होगा, तो 117 का सॉरी मासा क्या होगा, तो मासा क्या होगा, आप बताओ मासा क्या होगा, तो मासा होगा 65 का फैक्टर यानी 65 का गुणनखंड, तो 65 का गुणनखंड क्या होगा, 65 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 65 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 13। इसी प्रकार से 117 का गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 117 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 117 का, 3 गुणे 13 3 गुणे 3 गुणे 13 होगा। अब बताइए कि मासा क्या होगा इनका, किसका मासा, 65 और 117 का मासा, 65 और 117 का मासा क्या होगा, और 117 का मासा, तो 117 का मासा क्या होगा बताइए, 65 और 117 का मासा क्या होगा, जो दोनों में हो तो दोनों में बताइए, 5 इसमें है, नहीं है, 13 इसमें 13 इसमें, तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, जो दोनों में हो यानी उभयनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो तो क्या है 13 है, तो 13 इसका क्या हो गया, 13 इसका हो गया मासा हो गया, क्या हो गया 13 इसका क्या हो गया, मासा हो गया, तो मासा बराबर क्या निकल गया 13, यानी इससे क्या पता चले, एचसीएफ बराबर इसके जगह पे मासा क्या आया 13 आया, तो इसका बताइए 13 बराबर क्या हो जाएगा, 13 बराबर हो गया 65 m, क्या होगा 65 m माइनस 117 माइनस 117, बताओ ये बात किसको नहीं समझ में आया, इतना बात आपको समझ आया, ये पहले से ऑलरेडी आपको लोगों को सिखा दिया गया है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ बराबर 65 117 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा 13 होगा, तो 13 बराबर हो जाएगा 65 माइनस 117 दिया था, तो 65 माइनस 65 m माइनस 117 हो गया, 65 m माइनस 100 क्या हो गया 117 हो गया, बताइए इतना बात समझ आ गया। अब देखिए ये अंक है और ये अंक है, इनको दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, तो 13 क्या हो गया 13 प्लस 117, अब देखिए इधर ये माइनस में था, इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस में हो गया, बराबर क्या बचा 65 m बचा, तो 65 m बराबर क्या हो जाएगा, 65 m बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117, 13 प्लस 117, अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 65 m बराबर कितना हो गया 7 3 10 के 0 हासिल 1 आया, 1 1 2 हासिल 1 3 हो गया, और 1 है तो 1 130 हो गया, यानी 65 m बराबर क्या निकल गया 65 m बराबर क्या निकल गया 130 निकल गया, यानी m बराबर क्या निकलेगा, ये m के साथ क्या 65 गुणे में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 130 बटे कितना हो जाएगा 65, बताओ अब m बराबर क्या हो गया, m बराबर हो गया, अब इसको काटे थे 13 पचे 65, यानी 5 से काटे तो 13 मरतब कट जाएगा, 13 पचे 65, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दुनाए 10, एक बच गया 3 हो गया 30, तो 5 छक्का 30, यानी कितना बचा 26 बटे 13 बचा, यानी m का मान क्या हो जाएगा 13 दुनाए 26 यानी 2, यानी m का मान क्या निकल गया 2। अब बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज राइट आंसर, m बराबर क्या हो गया बी इज राइट आंसर हो गया। अब देखिए
अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखना चाहते हैं तो कैसे, अगर मान लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न में आया कैसे करेंगे। देखिए इसका बहुविकल्पीय करने में क्या दिक्कत है, बहुविकल्पीय कैसे होगा इस बात को ध्यान देते हैं। देखिए इन दोनों का 117 और 65 का मासा क्या होगा, तो मासा क्या होगा, ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे। तो बताइए किससे, 13 पचे 65, 5 13 से कट जा रहा है, 5 मर्तबा में कट जा रहा है, यानी 13 गुणे 5 हो गया इस 117, 13 9 9 27 के साथ हासिल 2 आया और 9 करने 9 2 11, 13 9 17। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 5, ओ सॉरी दोनों में कॉमन 13 है। तो बताइए यहाँ से 13 हो गया तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे रख देंगे सीधे सीधे। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा ये प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं था, यहाँ से ऐसे डाट लगा लिए, फिर 13m बराबर यहाँ पे हल कर दिए। ठीक, तो इस प्रकार से भी आपको किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 ए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 धन पूर्णांक 6a प्लस 5, धन पूर्णांक 6 प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। ऑप्शन ये दे रहा है, ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया है, ए नंबर में 5a प्लस 4, 5a प्लस 4 ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन ये दिया है। बी नंबर में दिया है 5, बी नंबर में 6a प्लस 4 दिया है, 6a प्लस 4 दिया है। सी नंबर ऑप्शन में दिया है 15a प्लस 5, 15a प्लस 5। बी नंबर ऑप्शन में दिया है 15a प्लस 5 और डी नंबर ऑप्शन में दिया है 5a प्लस 6। डी नंबर ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि धन पूर्णांक 6a प्लस 5, 6a प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा, यानी धन पूर्णांक कौन सा होगा, इससे ठीक पहले आने वाला, पहले बाद में नहीं। जैसे 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद 5 और 4 के पहले क्या आता है 3, तो ठीक इसके पहले आया, ठीक इससे पहले आया, इससे पहले आया, ठीक इससे पहले आया। ठीक, इस 4 से पहले कहीं और संख्या नहीं है, 4 से पहले 2 है 1 है, ठीक, लेकिन 4 के जस्ट बाद कौन आया 3 आया। तो बताइए आप 6a प्लस 5 है तो ठीक इससे पहले क्या आएगा, ठीक इससे क्या 1 घट गया, यानी 4 माइनस 1 हो गया, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 आया। ठीक, तो इससे ठीक पहले क्या आएगा, तो 6a प्लस 5 माइनस 1 आएगा, एक ठीक एक पहले तो एक कम, तो क्या हो जाएगा 6a प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस 1 हो गया, 6a और 5 में की 1 गया प्लस 4, यानी ठीक इसके पहले क्या आएगा 6 प्लस 4a आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी क्या आएगा 6 प्लस 4a 4 आएगा, 6a प्लस 4 आएगा, ठीक इसके पहले आया, तो बी इज राइट आंसर। ठीक, ऐसे किसी का भी पूछे, अगर इसी का क्या करता ठीक पहले की जगह पे बाद कर देता, क्या कर देता बाद कर देता, तो क्या आता, अब बताओ 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो 4 में कितना जोड़े, 1 जोड़े 5 मिला, 5 में 1 जोड़े 6 मिला, 6 में 1 जोड़े 7 मिला, बताओ 1 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, ठीक पहले के जगह पे बाद कर देता, तो ठीक क्या हो जाएगा 6a प्लस 5, पहले की जगह पे क्या आ जाए आंसर में बाद आ जाए, तो क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6a प्लस 5 प्लस 1 हो जाएगा,
यानी 6a + 6 हो जाएगा। अब इसको ऐसा भी देखा जा सकता, a + 1 के रूप में देखा जा सकता, r अथवा दोनों आ सकता है। तो कहीं अगर सवाल बदल देता, पहले की जगह पे बाद में कर देता है, तो इस प्रकार के ऑप्शन में आपको देखने को कहीं मिल सकता है। तो दोनों टाइप से पूछ सकता है सवाल। अब नेक्स्ट सवाल को आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख रहे हैं, उसी तरह से आगे फिर हम आगे प्रश्न को देखना प्रारंभ करते हैं। कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है। एक सवाल है आपका कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या है? ऑप्शन दे रहा है कि ए नंबर में 22/7 है। कितना है? 22/7 है। बी नंबर में पाई है, बी नंबर में पाई है। सी नंबर में ऑप्शन दे रहा है आपको 0.69 दे रहा है। और डी नंबर ऑप्शन में 5/√16 दे रहा है, 5/√16 दे रहा है। तो कह रहा है कि परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो कौन सा परमेय संख्या? तो देखेंगे। अब परमेय संख्या देखिए, अगर हम देखते हैं तो परमेय संख्या क्या है? जो p/q के रूप में लिखी जा सके, p/q के में, और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी क्या ऑप्शन बता रहा है कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए और कामा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और q 0 ना हो। और दूसरा बात कहता है जहां p एंड q इंटीजर हो। अगर ये चीजें मिलता है तो समझ लीजिए क्या है, आपका परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। बट एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, एक क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। और क्या रहा है कि अपरिमेय संख्या है। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि बताइए ए बी सी और डी, इन चारों में से अपरिमेय संख्या कौन है? तो पहले हम जानते हैं कि परमेय संख्या क्या होता है। परमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके। किस रूप में? p/q के रूप में लिखी जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। और जहां क्या हो? p एंड q क्या हो? इंटीजर्स हो, यानी इंटीजर्स यानी पूर्णांक हो, इंटीजर्स यानी पूर्णांक हो। जहां क्या हो? p और q क्या हो? पूर्णांक हो। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। अब 22/7 को देखो, 22/7 को देखिए। 22/7 p/q के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? p/q के रूप में लिखा है। और q डज नॉट इक्वल टू 0 भी ऑप्शन लागू हो रहा है, क्योंकि देखिए q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि q बराबर 7 है, q 0 के बराबर कहाँ है? तो दो ऑप्शन तो राइट हो गया। और कह रहा है कि p एंड q क्या हो? इंटीजर हो। तो बताइए 22 और 7 इंटीजर है, 22 और 7 दोनों क्या है? इंटीजर है। कैसे? इंटीजर क्या होता है? संख्या रेखा पर 0 1 2 3 ... -1 -2 -3 ... अब बताइए, जब हम संख्या रेखा पे देख रहे हैं, ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं। ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स हैं कि नहीं है? इंटीजर्स हैं कि नहीं है? तो देखिए क्या इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ते जाएंगे तो 22 आएगा कि नहीं आएगा? और ऐसे पढ़ते जाएंगे तो 7 भी आएगा कि नहीं आएगा? बताओ इन संख्या में इस इंटीजर ये 22 इसमें है कि नहीं है? 7 इसमें है कि नहीं है? यानी जब ये इंटीजर है और ये दोनों संख्याएं इसमें उपस्थित हैं, तो बताइए तीनों कंडीशन लागू है कि नहीं है? p/q के रूप में लिखा, q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, और जहां p और q दोनों क्या है? इंटीजर्स में लागू है। यानी ये क्या हो गया? 22/7 क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। क्लियर है? क्या हो गया? परमेय संख्या। अब ऐसे सी नंबर आप सब देखते हैं। सी नंबर क्या है? 0.69। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.69 को दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा? 69, और दशमलव बाद कितना अंक था? 2 अंक था, तो नीचे क्या लगे? 1 लिख के 2 0 लिख देंगे।
आप बताइए पी बाई क्यू के रूप में लिखा कि नहीं लिखा, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में लिखा कि नहीं लिखा, और पी एंड क्यू इंटीजर है कि नहीं है, दोनों काम हो रहे हैं, तीनों ऑप्शन ऑप्शन है कि नहीं है। देखिए 69/100 लिखा पी बाई क्यू के रूप में। देखिए क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे जीरो नहीं है, ये भी राइट है, और पी एंड क्यू इंटीजर है। देखिए 69 भी इसमें आएगा, जब ऐसे गिनते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ऐसे 69 भी आएगा और 100 भी ऑप्शन में आएगा। तो बताइए ये तीनों ऑप्शन लागू हो रहे, पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो भी ऑप्शन कर रहा है, पी एंड क्यू क्या कर रहा है, इंटीजर भी कर रहा है। तो ऐसे जब लागू होते तो क्या होते हैं, परमेय संख्या, यानी क्या होंगे, ये परमेय संख्या होंगे। बताओ परमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए ए भी परमेय संख्या है, और ये भी क्या पता चल गया हमको कि ये भी क्या है, परमेय संख्या है। यानी क्या है, परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। परमेय संख्या यानी क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं। बताओ ऑप्शन से ये भी पता चल गया रेशनल नंबर है कि नहीं है, रेशनल नंबर है कि नहीं। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट भी आंसर सी नंबर लगा सकता हूँ, क्योंकि पाई इज क्या है, पाई एक रेशनल नंबर है। बट आप अगर मान लेते पाई ना देकर किसी और संख्या दे दिया, तो अगर ऑप्शन दे दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है रेशनल। आप देखिए 5 बटे क्या है, √16 है। अब बताइए, देखिए आपने तो कहा, देखिए पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, क्यू डज नॉट इक्वल टू भी जीरो है, पी बाई क्यू के रूप में भी लिखा है और क्यू डज नॉट इक्वल टू, लेकिन पी एंड क्यू इंटीजर होना चाहिए। सर पी तो इंटीजर है लेकिन क्यू इंटीजर नहीं है, क्योंकि √16 इसमें नहीं आएगा। लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या होगा, 5 वैसे रह जाएगा और √16 से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, क्योंकि 16 का हम जब फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 2 8 16 और 2 चौके 8 और 2 दुनाए 4 और 2 कन्ने 2। बताओ इसमें से ऑप्शन कितना सही हो गया, 1 और 2, यानी 2 क्रॉस 2 बना, यानी 2 दुनाए 4 हो गया, यानी √16 बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ऑप्शन √16 बराबर क्या आ गया, यानी 4 आ गया, यानी √16 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब बताओ 5/4, यानी जो 5/√16 है वो 5/√ क्या है, 4 है, वो सॉरी 5/4 है, यानी जो 5√16 है वो क्या है, 5/4 है। अब बताओ ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है कि नहीं है। अब बताइए पी एंड क्यू इंटीजर होगा कि नहीं होगा, पी एंड क्यू इंटीजर होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। इंटीजर है क्योंकि पी और क्यू मानी 5 और 4 दोनों इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, गिनते जाएंगे 1 2 3 4, 4 आ गया कि नहीं आ गया, 4 के बाद क्या आएगा 5, यानी 5। ये दोनों संख्या है 5 और कामा 4, ये दोनों संख्या इसमें उपस्थित है कि नहीं है, तो इंटीजर भी है पी एंड क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो भी है, लेकिन नीचे जीरो नहीं है, और पी बाई क्यू के रूप में भी लिखा है, इसीलिए ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी परमेय संख्या है। अब बताइए रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या क्या है, ये परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है। तो आप बताइए जब ये भी परमेय संख्या है और ये भी परमेय संख्या है और ये भी परमेय संख्या है और पूछ रहा है कि अपरमेय संख्या क्या है, तो बताइए पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। कैसे पाई अपरमेय संख्या है, तो देखिए मतलब एक लॉजिकल के हिसाब से आपको बता, मतलब नहीं है। अब 5/1 लिख दिए तो पी बाई क्यू के रूप में तो लिख गया, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो भी हो गया, लेकिन पी एंड क्यू नॉट ए इंटीजर, यानी क्यू इंटीजर तो हो रहा लेकिन पी इंटीजर नहीं हो रहा। कहाँ बताइए इसमें पाई आएगा, नहीं आएगा, इसलिए पाई इज द इरेशनल। जो रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, यानी जो परमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरमेय होगा, यानी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, यानी अपरमेय संख्या हो गया, इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या हो गया, क्या हो गया, अपरमेय, इसीलिए पाई क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया, क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया कि अपरमेय संख्या कौन है, तो पाई एक अपरमेय संख्या है। मैं चाहता तो आपको ये ऐसे सीधे बता देता कि पाई एक अपरमेय संख्या, लेकिन इतनी बड़ी लॉजिक आपको सीखने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा के तब मैंने बताया। लेकिन जो ये परमेय संख्या ये पहचानने के लिए ठीक ठाक है। चलिए कटी वहां से हिना कोनो दिक्कत ना है। देख लो एक सवाल देखो कितना छोटा सा सवाल है,
छोटा सवाल है, लेकिन कितनी बड़ी बात है छुपा है। अब देखो इतनी बड़ी बात समझाने के लिए कहीं कुछ भी मतलब इधर उधर कुछ भी नहीं, ठीक। लेकिन अब लोग के समझ में आए कि का यार क्या, तो ऐसे सीधे बता दे पर में अपर में संख्या पाई है, बात खत्म। ऑप्शन लगा दो, पर में क्या है, अपर में संख्या एक, क्या इसमें पाई है। लेकिन जब अगर लॉजिक नहीं बताया जाता तो लॉजिक आदमी नहीं सीख पाता। चलिए एक नए सवाल की तरफ फिर बढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल और है कि संख्या, एक संख्या दी है 4√3 है। क्या दिया है कि संख्या 4√3, 4√3, इसको थोड़ा सा ही लिख लीजिए, 4√3 है। क्या है, ऑप्शन दिया 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन कह रहा है पूर्णांक है, पूर्णांक है। बी ऑप्शन कह रहा है परमेय है, परमेय है। सी ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा कि अपरमेय है, अपरमेय है, अपरमेय है, अपरमेय है। और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कुछ नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है। देखिए एक सवाल है आप लोगों के सामने, हुई बहुविकल्पीय प्रश्न में से, चैप्टर फर्स्ट से ही बहुविकल्पीय प्रश्नों में से ये सवाल फिर आया कि संख्या 4√3 है, क्या है, एक पूर्णांक है, एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, या इनमें से कुछ नहीं है। देखिए पहले हम एक एक चीज देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पूर्णांक क्या है। अभी मैंने आपको पिछले ही सवाल में जब पाई एक अपरमेय संख्या हम लोग बताए हैं तो उसमें हम पूर्णांक के बारे में चर्चा किए हैं और आपको पूर्णांक बताया गया। तो आप यहाँ पे देख लीजिए पूर्णांक क्या है। तो जैसे संख्या रेखा हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ये आपका क्या है, इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। पूर्णांक है कि नहीं। देखिए पूर्णांक हुआ परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। मैं इसको डीपली और बेहद तरीके से बताया हूं जो आपके प्लेलिस्ट में आपको मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। बट इतने छोटे से सवाल के लिए बहुत ज्यादा व्याख्या पूर्णांक पे करने की जरूरत नहीं है कि मतलब पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, जीरो क्या है, ये सब सम संख्या, ये सब चीजों पे चर्चा यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक छोटा सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो, जानकारी होना चाहिए। तो अभी हम लोग ऑलरेडी इस पे बहुत सारी बातें कर चुके हैं, तो बार बार इस पे बोलना हमारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए देखिए अब आप परमेय देखिए, तो परमेय के बारे में बता दिया गया है कि परमेय क्या है। जो परमेय नहीं होगा वो अपरमेय होगा, यानी पी बाई क्यू के रूप में हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। ये डिफिनीशन होता है पी एंड क्यू हो, पी एंड क्यू इंटीजर्स हो, ये बात आपको बता दिया गया, यानी पूर्णांक हो। यानी जो ये नहीं फॉलो करेगा वो अपरमेय होगा, ठीक है। और बाकी तीनों ऑप्शन आपको पता चले गए, इन दोनों ऑप्शनों से तीनों ऑप्शन पता चले गए। जो परमेय नहीं होगा वो अपरमेय होगा, पूर्णांक तो आपको बता दिया गया। अब बताइए 4√3 जो है, 4√3, 4√3। अब बताइए भैया इंटीजर में 4√3 कहाँ आएगा। अगर √3 हम निकाले भी, √3 को बाहर निकाले तो √3 से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, पूर्णांक तो नहीं है, ये कंफर्म ऑप्शन हो गया कि पूर्णांक तो नहीं है, ठीक। परमेय देखिए, परमेय का क्या कंडीशन, जो पी बाई क्यू के रूप में, इसको हम पी बाई क्यू के रूप एक लिख के पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पहला बात तो फॉलो कर दिया। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू देखिए 0 के बराबर भी नहीं है, दूसरा बात भी लागू कर दिया। जहां पी एंड क्यू यानी ये और ये क्या हो जाए, इंटीजर्स हो जाए। तो बताइए जब आपने पहले ही बता दिया है कि 4√3 इसमें आएगा ही नहीं, तो भैया इंटीजर तो मान ली 1 तो इंटीजर हो सकता है, 1 इंटीजर्स हो जाएगा, यानी पूर्णांक हो जाएगा, बट 4√3 इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर्स नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो बताइए जब पूर्णांक नहीं है तो ये क्या होगा, परमेय नहीं होगा, यानी ये क्या है, इरेशनल नंबर, यानी परमेय नहीं है, यानी क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, ठीक, रेशनल नंबर नहीं है, क्लियर। तो जो परमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरमेय होगा, यानी 4√3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, यानी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, यानी इरेशनल नंबर होगा।
यानी अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, यानी अपरिमेय संख्या राइट। तो कहाँ है अपरिमेय? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आपका ये बहुविकल्पीय सवाल समाप्त हुआ। देखिए जब आप सवाल है, सवाल हर एक चीज, सवाल लगाने के लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान होना चाहिए। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पहला बात। कंसेप्ट पता होना चाहिए, तीसरा बात कंडीशन पता होना चाहिए, कंडीशन पता होना चाहिए। पहला बात तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, दूसरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, तीसरा कंडीशन आपको पता होना चाहिए, चौथा नंबर आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मैथमेटिक्स। यानी क्या है, मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत मायने चीज रखता है। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वही मैथ में सक्सेस होते हैं। तो आपको इन चीजों को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, तभी आपका मैथ क्या होगा? बेहतरीन ढंग से होगा। देखिए अदर सब्जेक्ट नहीं है कि आप रट लिए, याद कर लिए तो आपको याद हो जाएगा। मैथ क्या मांगता है? मैथ मांगता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने कंसेप्ट को उसके कितने कंसेप्ट को याद किए हैं आप, कितने फार्मूले आपके पास याद हैं, कितने कंडीशन याद हैं, और आपके पास कितने प्रैक्टिस आपने उस सवाल का किया है। इन सभी बातों पर मैथ क्या करता है? डिपेंड करता है। तो जिन बच्चों को मैथ लगाना है या मैथ सीखना है, तो जो भी लॉजिक बताया जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप लोड करें, स्टेप इन सभी नियमों को क्या करें? फॉलो करें। जब फॉलो आप करेंगे तभी आपका मैथ सब्जेक्ट एक बेहतरीन बन पाएगा। मैथ क्या हो जाएगा? तब आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो समझ लीजिए मैथ आप नहीं लगा पाएंगे, तो नहीं लगा पाएंगे।